सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को हमेशा से गुड मॉर्निंग इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह जाग जाता है पाकिस्तान। और इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ऐसी ही है कि बिल्कुल जागा हुआ है, चाको चौबंद है, चुस्त है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। कल भी एक हैपनिंग हुई और बड़ी डेवलपमेंट हुई, फिर उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान को जिंदा रखने वाले इदारे और लोग भी पाइंदाबाद। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान के जो हम खुशी है वो तो सेलिब्रेट करते ही हैं, साथ ही हम अपने मॉर्निंग स्पॉट का आगाज़ करते हैं कुछ अच्छी बातों के साथ और साथ में आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से भी आगाह करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज की अच्छी बात मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि जो इंसानी ज़िंदगी है उसमें हमारे जो इमोशंस हैं और जो एटीट्यूड है, हमारे इमोशंस और एटीट्यूड एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इन्हीं कॉम्बिनेशन, इन्हीं रवैयों को हम सादा ज़बान में मुस्कुराहट या कुछ ऐसा मौसर इज़हार है जो बग़ैर किसी लफ्ज़ के दिलों तक रसाई हासिल कर लेता है। बज़ाहिर जो है ना चेहरे पर उभरने वाला एक मामूली सा तासुर है, लेकिन ना हकीकत में ये होता है एक ऐसी ताकत है जो उदासी को खुशी में, मायूसी को उम्मीद में और दूरियों को कुर्बत में बदल सकती है। आपको पता है ना ये हदीस में भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते थे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी आजमाइशों से गुजर रहे होते थे, लोगों से किस हद तक लोगों ने अजियत दी उनको, कहाँ कहाँ किस किस मुकाम पे वो तकलीफ़ में रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा चेहरे पे स्माइल रखी। इसी तरह जो है ना मुस्कुराहट कहते हैं, अगर आप मुस्कुरा के देख लें किसी को तो ये भी सदका है। तो अगर हमारे सामने मसरूफ और परेशान कुन जिंदगी के अंदर जहाँ पर हर शख्स जो है ना अपने मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, हर शख्स के साथ एक मसला इस वक्त जुड़ा हुआ है, वहीं पर खुलूस भरी मुस्कुराहट जो है किसी के लिए सुकून का पैगाम बन सकती है। आज ही आप जरा करके देखेंगे, जरा रिलेट करें खुद से। आज आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, गेट कीपर को या किसी स्टाफ बॉय को सिर्फ मुस्कुरा कर देखें और प्यार से आप उसका हाल पूछ लें, देखिए उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो गेट कीपर होते हैं, गार्ड्स होते हैं, अब वो कितनी मामूली सी एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन वही मामूली जॉब जो है वो आप सब लोगों को सिक्योर भी तो कर रही है। तो उसका हर बंदे का जो अपना अपना रोल है ना, हर जगह वो रोल जो है ना उसकी ज़रूरत है और वो शख्स उस रोल की ज़रूरत है और वो रोल उस शख्स की ज़रूरत है। तो ये बात जो है ना हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और हमें हमेशा हर एक से खुश अखलाक़ी से और मुस्कुरा के मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि मुस्कुराहट ना सिर्फ इंसान की शख्सियत को निखारती है बल्कि माशरे में मोहब्बत, रवादारी, हमांगी जैसे एहसासात को फ़रोग़ देती है। और कोई ना कोई आप देखें जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं जो हमारे जहनी दबाव उसको भी कम करते हैं, हमें पुरसुकून बनाते हैं। एक दफ़ा ना मैं किसी से बात कर रही थी, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि तुम बात करते हुए ठीक है तुम्हारे जो कुछ भी है तुम उदास क्यों, मतलब अब तो लेट इट गो ना। फिर ना मैंने कहा हाँ, मतलब आई वाज लाइक ड्रूपी ना। तो उन्होंने कहा कि पता चल रहा था आपके तासुरात। हाँ, उन्होंने कहा कि ना अच्छा चलो जस्ट फेक योर स्माइल, 10 टाइम्स ये ना स्माइल करो। अब वो 10 टाइम्स जो मैं स्माइल करती रही ना ऑटोमेटिकली मुस्कुराने लगी। तो उसके बाद ना इट इज़ द न्यूरो साइंस कि आप अगर फिजिकली अपने आप को फेक स्माइल भी करें ना तो फिर मेंटली आप खुद ब खुद फिर वो स्माइल आपके उसमें आ जाती है, रवैये में। और जब एक दफ़ा आपके रवैये में आ गई तो आपकी लाइफ में भी स्माइल आ जाती है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं ना फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो वो बस छोटी सी मुस्कुराहट भी किसी दुखी दिल के लिए जो है ना वो उम्मीद की एक किरण साबित हो सकती है। इंसानी रिश्तों की अगर मैं बात करता हूँ तो उससे मजबूत बनाने में बड़ा अहम एक रोल प्ले करती है मुस्कुराहट, क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा एतमाद और अपनायत का एहसास पैदा करता है। कभी भी हम ये देखते हैं कि जो अफसरदा चेहरा होता है ना, लोग उसके पास नहीं जाते, लोग उसकी कंपनी में बैठना पसंद करते हैं, जो ज़रा जॉली होते हैं, जो ज़रा चिल होते हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं। तो मुस्कुराना सीखें, मुस्कुराहट को अपना लें, अपनी हैबिट बना लें कि मुस्कुराना ही मुस्कुराना है आपने। तो आपकी ज़िंदगी देखें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ना, जो जलने वाले लोग हैं वो पहले ये सोच के चलेंगे भाई क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और जो प्यार करने वाले लोग हैं वो बोलेंगे भाई आज बड़े अच्छे मूड में आए, दोनों के मामला पूरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। लिहाजा हमें चाहिए कि भाई हम मुस्कुराहट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये एक ऐसी पावर है कि उसके बाद फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट भी ना आपका या किसी और का दिन बना देती है। कहते हैं ना कि यू मेड माई डे, तो वो एक मुस्कुराहट से भी बन सकता है।
तो चलते हैं कुछ रात भर की खबरों बहुत की सारी जानिब। खबरें हैं जिसके ऊपर हम भी मुस्कुरा रहे हैं और मॉर्निंग स्पॉट की जो ट्रेन है उसके अंदर बैठ जाते हैं और आज बहुत सारी खबरें टेलीस्कोपिक जो आपके एनालिसिस है ना उस माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ तक हमारी नजर जा रही है। पाकिस्तान एक बार फिर अहम आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज बनने जा रहा है और बन चुका है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले मरहले की तैयारियां जारी हैं। आपको ये बताते चलें कि ज़रा ये बता रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद की सरजमीन अहम मुज़ाकराती नशिस्त आइंदा जो है वो मुतवक्किल होगी। अच्छा। और अमरीकी जो एडवांस सिक्योरिटी टीम है खुसूसी तैयारे नूर खान एयरबेस पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब ये है कि इन तैयारों में लॉजिस्टिक का सामान भी है, खुसूसी गाड़ियां भी है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स भी हैं और एम्बुलेंसेस भी शामिल हैं। तो जो अमरीकी वक्त है वो इन्हीं गाड़ियों के जरिए अपनी नकलो हरकत करेगा। अच्छा, सबसे पहले जब ये एयरक्राफ्ट और ये गाड़ियां जब आई थी सब कह रहे थे इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल है, क्या है सब इन गाड़ियों में, हर कोई अपनी अपनी वो मंतिक झाड़ा था। अब जो है क्योंकि जाहिर है उस वक्त सिक्रेसी रखनी थी, अब थोड़ा बहुत बता दिया गया, तो बता दिया कि भाई लॉजिस्टिक का सामान है, इसमें बुलेट प्रूफ है, व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंस भी शामिल है। तो बहरहाल ये नकलो हरकत करेगा, जबकि एम्बुलेंस भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा होगी और सिक्योरिटी के पेश नज़र एयरपोर्ट से रेड जोन तक जाने वाली सड़कें आर्जी तौर पर बंद रखी जाएंगी और शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम भी नाफिज किए जाएंगे। बिल्कुल, और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के मुतादिद होटल्स को खाली करवा लिया गया है, जबकि जुमे तक नई बुकिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ये कहा गया है कि जो हैवी ट्रैफिक है उनको ताहुक्म सानी मअतल कर दिया गया है। जबकि पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी पिम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटरीट तक मअतल जो है वो की गई है, मुकम्मल बंद रहेगी क्योंकि सिक्योरिटी को मलूज़ खातिर रखा गया है। साथ साथ हम एक ऐसे शख्स की बात कर लेते हैं जिसके बयानात रोज़ाना बल्कि नहीं हर घंटे के अंदर चेंज होते हैं। वो शख्स है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। इसने एक बार फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी है और ये भी आपको बताते चलें कि ये बताया है उसने कि मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कल शाम मुज़ाकरात के लिए वहाँ मौजूद होंगे। अच्छा, कल शाम यानी कि आज की बात कर रहे होंगे ना। तो ईरान ने कल आबनाए हुर्मस में फायरिंग का फैसला किया, तो जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी है, अब उन्होंने ही कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मस बंद करने का ऐलान किया, जो अजीब बात है। हमारी नाकाबंदी की वजह से हुर्मस पहले ही बंद है। अब ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है, उम्मीद करते हैं कि ईरान हमारी तजावीज़ कबूल करेगा और मुआहिदा ना हुआ तो हम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। वाह जी वाह, ये सही खुली जो है ना वो धमकियां हाँ, हैं। दहशतगर्दी इनकी तरफ से चल रही है, टेररिज्म ये फैला रहे हैं और नाम किसका लगाते हैं। कल बहुत कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट जरा आपके सामने रख देते हैं। इसके मुताबिक ईरानी जो मुज़ाकराती टीम है वो मंगल को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी, जबकि अमरीकन मीडिया ये कह रहा है कि मुज़ाकराती टीम उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगी जिन्होंने पहले जो है वो मरहले के अंदर मुज़ाकरात किए थे। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, हमारे साथ माहिर आलमी उमूर मशरिक़ वस्ता मुर्तज़ा नगरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। आप पहले तो हमने आपको बड़ा मिस किया और आप काफ़ी अरसे से हमारे साथ इन टच नहीं हो पा रहे थे, सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जानना चाहेंगे कि इस वक्त सिचुएशन कहाँ हो चुकी है, कहाँ आ चुकी है? पहला मरहला गुजर चुका है, दूसरा मरहला, फिर आपने हॉर्मोज के ऊपर जो सिचुएशन हुई है वो भी जरा बयान करें कि सिचुएशन कहाँ से बिगाड़ी गई है। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका बदअहदियों और बदशिकनियों का तो माहिर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पूरी दुनिया ने जो अमेरिका का साथ नहीं दिया, उसके इत्तेहाद से अलहदा हो गए, उसकी भी बुनियादी वजह ही रही कि अमेरिका खुसूसी तौर पर ट्रंप के दौर में बदअहदियों और बदशिकनियों की उरूज पर औज पर जा चुका है। ऐसी सूरत में कोई भी पावर जो है दुनिया की वो मॉरली और लीगली अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार ये तो मुसलसल बदअहदियों और बदशिकना। देखिए, ईरान का कसूर नहीं है। ईरान ये कहता है कि जो पॉइंट्स हमारे आपके सामने हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन करें, उनको मिनवान उन पर अमल दरामद करें, जिसकी आपने सीज फायर से पहले हमें गारंटी दी थी पाकिस्तान को सालिस बनाकर। तो हम आपके पास आपके साथ मेज यानी मुज़ाकरे की मेज पर बैठेंगे। अब अमेरिका कर ये रहा है कि ईरान को एक दफा फिर, जैसे अगर आपको याद हो कि जब ये शुरू में आया था इस जंग से पहले जंगी आराइश के साथ और ये सारी चीजें लेकर कि हम प्रेशर के जरिए ईरान से काम निकलवा देंगे, ईरान ने वो प्रेशर कबूल नहीं किया। आपने देखा कि बात चली गई जंग की तरफ, और जंग से 40 दिन में जब कोई नताइज हासिल नहीं हुए और इन्हें महसूस हुआ कि हम तो इस जंग के अंदर, इस दलदल के अंदर मजीद फंसते जा रहे हैं,
मिसाल के तौर पे हम ये जंग 2 महीने 3 महीने तक प्रोलॉन्ग कर भी लेते हैं तो 40 दिन में इनका ईरान अमेरिका का जो टोटल मिलिट्री एसेट था उसमें से 25% तो खत्म हो गया। अब ये मजीद अगर एक महीने जंग को प्रोलॉन्ग करते हैं तो 50% खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जाती जो हैसियत है, जो इनका हॉलीवुड स्टाइल वाला चेहरा है, वो तो खत्म ही हो गया। लेकिन मिलिट्री के हिसाब से जब ये कमजोर होंगे तो ना ये यूरोपीय यूनियन को कोई थ्रेट कर पाएंगे, ना रशिया को, ना चाइना को। बस नतीजा ये होगा कि खुलेआम अमेरिका जवाल का शिकार हो जाएगा। इन्होंने अपने आप को जंग से निकाला कि हम आपको मुख्तलिफ किस्म की फेवर्स देंगे, मतलब पाबंदियां हटाना और दीगर जो फेवर्स होती हैं वो आपको देंगे। और अब फिर इन्होंने यही काम शुरू किया। आपने देखा कल ट्रंप ने, जैसे अभी आपने बयान किया कि हम आपके जो है वो तमाम एनर्जी सेक्टर्स को उड़ा देंगे और वीरान कर देंगे और फलां कर देंगे। हाँ, फिर उसके बदले में डॉक्टर मोहम्मद मुरंदी जो इनके प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं और मीडिया अच्छी शख्सियत भी है मीडिया की, उन्होंने फिर एक जुमला कहा कि अगर आप हमें वीरान करेंगे तो फिर हम पूरी दुनिया को वीरान कर देंगे। उसके बाद ना आप रहेंगे ना हम, कोयलों की जमाने में हम भी जिंदगी करेंगे, आप भी कीजिएगा। अच्छा मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि अबनाए हुर्मुज़ पे क्या सूरत हाल है? ईरान ने पहले अटैक किया अमरीकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, या फिर अमेरिका ने पहले ईरान के जहाज़ पर अटैक किया? मतलब वहाँ पर तो दोनों मतलब ईरान ने मिसाइल मारा है ना उनके एयर कैरियर को, तो क्या सूरत हाल इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ पे? देखिए मसला सबसे बड़ा ये है, जो लीगल टेरिटरी है, जो आपके जो समुद्री हुदूद जो आपका लीगल बनता है, जब अमेरिका उसके अंदर घुसकर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा, मसला ये हुआ कि अमेरिका ईरान की टेरिटरी के अंदर घुस के जो माइंस लगाई गई हैं ईरान की जानिब से अंडर वाटर, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। देखिए, मैंने कुछ बातें मीडिया पर जो की थी वो 100% सही साबित हुई। अच्छा। मैंने कहा था अगर अमेरिका ईरान से जंग करता है तो ऐसे दलदल में घुसेगा जहां से निकलने के लिए उसे हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आसानी से नहीं निकलेगा। ये भी जुमला पूरा हुआ। मैंने कहा था ईरान इस आबनाए हुर्मुज़ पर हाथ रखेगा और पूरी दुनिया इस तपिश को महसूस करेगी, वो भी पूरा हुआ। मैंने कहा था अगर मजीद जोर दिया गया तो ईरान पानी के अंदर डिजिटल माइंस लगाएगा, वो भी पूरा। अब तो ये डिजिटल, देखिए इन्होंने फौरन मुज़ाकरात का ऐलान करते ही ये फौरन चौड़े हो जाए ना। अमेरिका का मसला ये है कि ये ज्यादा खाही का शिकार है, यानी इसको अपनी औकात जरूरत से ज्यादा चाहिए। पूरी दुनिया का माल इसकी झोली में गिर जाए, शायद इसका पेट न भरे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही वो मुज़ाकरात की बात और टाइमिंग सेट हुई, इन्होंने फौरन जो है वो अपनी किश्तियां ले जाकर माइनिंग्स को क्लियर करने की कोशिश शुरू की। अच्छा। ईरानी हुदूद के अंदर लगाई गई हैं। तो उस पर ईरान ने रिटेलिएट किया, भाई आपसे हमारे मुज़ाकरात की बातचीत हुई है, आबनाए हुर्मुज़ आपके हाथ में देने की बात नहीं हुई है। वो मुज़ाकरात के नतीजे में फैसला होगा कि आबनाए हुर्मुज़ का क्या बनेगा, कि हमें इसकी जो है वो डिफेक्टो से डिजेरो पोजीशन मिलती है या हम आपके हवाले करते हैं, उसके बदले आप हमें कोई इकोनॉमिक कोई मसला अच्छी इकोनॉमिक डील देते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें। तो इन्होंने मुज़ाकरात का ऐलान करने के साथ ही जो है वो अंदर घुसने की कोशिश की माइंस के लिए। तो ईरान ने रिटेलिएट किया, फायर किया कि आप यहाँ से दूर हो जाएं। अच्छा, अब ये क्या मामला हुआ, कल जो है वो मेरा ख्याल है अमेरिका ने एक ईरानी किश्ती जो चीन से आ रही थी उस पर फायर किया। अच्छा। उस पर फायर किया तो ईरान ने फिर दोबारा रिटेलिएट किया, तो इनकी किश्तियां उस हुदूद से बाहर निकल गई। तो ये जो है बैट कोप और गुड कोप वाला गेम खेल रहे हैं। सिचुएशन आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान जो है वो सालिसी के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इस वक्त दुनिया के सामने। अब सिचुएशन कहाँ पर आकर ठहरेगी, क्योंकि ये दोबारा से झड़पें शुरू हो गई हैं। अभी कल के रोज़ यहाँ पर आना है इस्लामाबाद की सरजमीन पर और मुज़ाकरात होने। हाउ डू यू सी टुमारोज डे? देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमेशा अमेरिका अपने मुंह से बड़ा निवाला लेने की कोशिश करता है। मुज़ाकरात हमेशा होते हैं अमन के माहौल में, मुज़ाकरात हमेशा होते हैं पीस के माहौल में, दोनों तरफ की सिचुएशंस काम हो, उसके बाद मुज़ाकरात हो। अमेरिका की शुरू से ये कोशिश रही है कि हम प्रेशर डालकर अपने मतलूबा मकासद में से ज्यादा हिस्सा हासिल करें, और यही पॉलिसी अमेरिका दोबारा जो है ईरानी दरियाओं का जो बाहर से मुहासरा है वो करके यानी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जबकि आपने देखा कि वो मुहासरा चीन की एक धमकी पर टूट के रह गया। चीन की जो 2 किश्तियां जिनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई थी, तो चीन ने कहा कि मेरी किश्तियां एम्बुलेंस की तरह गुजरनी चाहिए, टेरिटरी जो है बंद है, और इसका सबब हजरत ट्रंप साहब बने हैं। अच्छा। दुनिया में और कोई इसका सबब नहीं बना है खुली टेरिटरी को बंद करवाने का। लिहाजा मेरी किश्तियों के साथ अगर कोई मसला किया तो मैं अपना सब कुछ लेके हाजिर हो जाऊंगा और बाकायदा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। तो वो औरन चीन की किश्तियों को जाने दिया। अच्छा, अब ये जो मुहासरा किया हुआ इससे होगा क्या? अब ईरान किसी किश्ती से टूल टैक्स लेके बाहर बेचता है, ये रोक देंगे, ये तो मजीद एनर्जी क्राइसिस डेवलप होगा।
दुनिया के अंदर वैसे ही शॉर्टेज पैदा हो गई है, कहीं पर 20 दिन में तेल खत्म होने वाला है, कहीं 15 दिन में, कहीं 1 महीने में। और अभी आपने देखा कि यूरोप ने नेटो से अलहदगी इख्तियार करके अपनी एक अलग नेटो बनाने का ऐलान किया इनकी हरकतों की वजह से। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई अल्टरनेट रूट के जरिए भले हमें महंगा पड़ जाए लेकिन एनर्जी हम तक पहुंचे, बहरहाल जब तक ये मसला हल नहीं होता है। तो ट्रंप अकेला है, अब ये कोशिश कर रहा है कि मुहासरे के जरिए और इन चीजों के जरिए ईरान पर प्रेशर डाले या दुनिया पर जो है वो अपना एक चेहरा ऐसा पेश करे कि हमने जंग जीत ली है। दरअसल इसके बरक्स सारा मामला चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इम्तियाजात लेने की, थोड़ा सा इजाफी बेनिफिट लेने की कोशिश है मुज़ाकरात के अंदर से, जिसके लिए ईरानी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ईरानी 2 दफा झटका खा चुके हैं। जी अच्छा, मुर्तज़ा साहब ये भी बताइए कि अभी जो सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक होने जा रहा है, इसमें क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या फिर ये सीज फायर जो है ना एक तरह से वक्त लिया जा रहा है मजीद, ताकि वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी की जा सके? देखिए, एहतमाल तो दोनों चीजों का है, लेकिन वो जो सेकंड राउंड की आप बात कर रही हैं उसका एहतमाल कम है, लेकिन है। ट्रंप जैसे बेवकूफ से ये बैद नहीं है कि मैं पहले भी कह चुका था, आकिल की नजर में ये पहली जंग भी नहीं होनी थी, क्योंकि इसमें अमेरिका ने दरगीर होना था। लेकिन इस बंदे के एप्स्टन लीक की वजह से ये मामला हुआ। तो इस बार भी देखें, जो ग्राउंड पर जमीनी हकाइक हैं उसके मुताबिक तो किसी किस्म की जंग नहीं होनी चाहिए, चूंकि आगे इलेक्शन है, ट्रंप को उसमें दरगिरी है। अमेरिका के अंदर आए दिन ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस की वजह से तमाम चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं, और अमेरिका में जिंदगी अजरन हो गई है। ये पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है। ये तमाम, अच्छा, अमेरिका के जंगी वसाइल ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। अभी तक जितने जंगी वसाइल अमेरिका ने खर्च किए हैं, अमेरिकन वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट थी कि इन्हें दोबारा अपने मदार पर लाने के लिए कम से कम 8 साल का अरसा दरकार होगा। तो अब मजीद अगर अमेरिका दूसरे राउंड में वारिद होता है तो इसका मतलब ये है कि जो खर्च होंगे जंगी उनको दोबारा अपने मदार पर लाने के लिए 16 साल का अरसा लग जाएगा। इतने अरसे के अंदर रशिया और चाइना अमेरिका से कहीं ज्यादा मसल्स बिल्डअप कर लेंगे। तो ये अमेरिका के लिए सिचुएशन किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, ना ट्रंप के इलेक्शन के हवाले से और ना ही जंगी आराइश के हवाले से। किसी तौर भी अकली तौर पर यह काबिल कबूल नहीं है, चूंकि इन्होंने देख लिया कि हमने 40 रोजा जंग के अंदर ना ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स थी उनको खत्म कर पाए हम, ना ही ईरान के अंदर रजीम चेंज कर पाए, ना ही लोगों के दरमियान जो इख्तलाफ चल रहा था उसको बढ़ाकर हम कोई अपना मतलब हासिल कर पाए। तो ये तमाम चीजों के अंदर फेल हो गए, बूट्स ऑन ग्राउंड में भी फेल हो गए। तो ये नया कारनामा करेंगे क्या कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि अमेरिका जो है किसी किस्म का कोई बेनिफिट या इम्तियाज ले लेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है जाहिरी तौर पर। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो एप्स्टन लीक्स का मामला है और जो ज्यूइश लॉबी रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करती है, 2 काम ऐसे हैं कि दोबारा ये काम हो सकता है, बईद अज़ इम्कान नहीं है। अच्छा मुर्तज़ा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि इस वक्त क़यास आराइयाँ की जा रही हैं और नाक़दीन की राय ये है, बताया जा रहा है कि इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका है जो कि सुपर पावर है, उसके पास इतनी सकत है, इतना इकॉनमी उसकी है, इतनी ताकत उसको लगाने में जो है वो सर्व कर सकता है पैसे। जैसे $2 बिलियन आपने पिछली दफ़ा बताया था नुकसान हो रहा है एक दिन में जंग के। अब दूसरी तरफ ईरान है, ईरान पर वैसे ही सैंक्शंस हैं और इकोनॉमी भी डिस्टर्ब है। क्या ईरान के ऊपर जो बातें की जा रही हैं कि इस वक्त ईरान की सकत इतनी नहीं है कि अगर दोबारा से जंग को तूल दी जाती है तो ईरान फिर घुटने टेक देगा? ज़रा ईरान की असल हकीकत और इकनॉमिकली जो इस वक्त सिचुएशन है ईरान की, उस पर भी कॉमेंट कीजिएगा आप। देखिए, इसमें आपको एक बुनियादी चीज समझनी होगी। ईरान ने अपने लोगों को ना ही कोई ख्वाब दिखाए हैं और ना ही कोई शीशे के महलों में रखा हुआ है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? अगर मिट्टी की दीवार पर से थोड़ी सी मिट्टी आप कुरेद कर या खुरच कर निकाल लें या उसके किसी हिस्से को तोड़ दें तो दोबारा मिट्टी लगा के उसे अपनी असल हालत में लाया जा सकता है। शीशे के मकान अगर टूट जाए तो वो चूरा चूरा हो जाते हैं। अमेरिका शीशे के मकान में है, ईरान मिट्टी के मकान में है। ईरान तो वैसे ही सैंक्शंस के शिकार है। ईरानी जो लोग हैं उनकी जिंदगी इंतहाई नॉर्मल गुजर रही है, वो कोई अमेरिकन की तरफ नहीं गुजार रहा। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान इस जंग को सरवाइव कर सकता है, इन हालात से गुजर सकता है। 40 दिन में ईरान ने दिखाया कि हमारे लोग खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मजीद 40 दिन कुर्बानियां देंगे। जिस तरह से हमने सद्दाम के जमाने में 8 साल विदाउट एनी मॉडर्न वेपन, उन्होंने जो सुन्नती और रस्मी जो जंगी सामान होते हैं, छोटा असलाह जो होता है, उसके जरिए उसके साथ सद्दाम से 8 साल जंग लड़ी है ना, तो वो कह रहे हैं हम अमेरिका से भी लड़ेंगे, क्योंकि सद्दाम दरअसल अमेरिका का ही एक फेस था जो पीछे से सपोर्ट के जरिए नेटो और अमेरिका की चल रहा था। तो हम अभी भी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, अपनी जमीन के लिए कुर्बानियां देंगे। ये जज्बा देखिए उनका नहीं है, क्योंकि अमेरिका की टोटल हिस्ट्री ही 600-700 साल है, किसी और की जमीन पर काबिज हुआ है
और उनकी जमीन पर बदमाशी के जरिए कब्जा किया। अब ये चाहते हैं पूरी दुनिया पे कब्जा करें। ईरान की अपनी 6000 अच्छा 7000 मुर्तज़ा, साला हिस्ट्री ये है। भी बताइएगा कि ईरान में जो इस जंग से पहले जो इंटरनल क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, तो अब जो है वो देखने में आ रहा है कि सारी कौम मुत्तहिद हो गई अमेरिका और इसराइल के इन्वेजन के खिलाफ। तो अब क्या ग्राउंड रियलिटीज़ है, अब क्या सिचुएशन है? महंगाई तो अभी भी होगी, क्राइसिस तो अभी भी होंगे, लेकिन लोग मुत्तहिद हैं। देखिए, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि उस वक्त जो थोड़ी बहुत डिवीजन हुई थी, जी। उस डिवीजन का भी कहीं नामो निशान ही नहीं है। अच्छा। लोग एक दूसरे से मोहब्बत पर उतर आए हैं। और अब ये वो जो कुछ मुखालिफिन जिनकी जहनसाजी की गई थी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके मुख्तलिफ चैनल्स बनाकर पर्शियन जबान के, अब वो भी मैदान में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें अब ये समझ में आ चुका है कि अमेरिका हमारा खैर खा नहीं है, बल्कि हमारे वसाइल को हमारे वसाइल पर कब्जा जमाने वाला एक हयूला, एक शैतान है जिसे हमसे नहीं हमारे वसाइल से मोहब्बत है। सही बात है। अगर इसे हमसे मोहब्बत होती तो ये हमारे लिए कुछ करता, जबकि इसने हमारे लिए तोहफतन ये किया कि आम आवाम के घरों को मारा, कि जिन लोगों के घरों में मसलन जो निजाम जो लोग थे, रजा शाह पहलवी और उसके बच्चे की तस्वीरें थी, उन घर के लोगों को भी हिट किया। कुछ घरों में से वो भी बरामद हुई तस्वीरें। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका ने ईरान को एक ऐसे इत्तेहाद पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज 51वां दिन है और ईरानी आवाम मगरिब की नमाज के बाद बाहर निकलती है और हर शहर के अंदर तकरीबन 1 मिलियन 1.5 मिलियन का इज्तिमा होता है। यानी ये कुछ छोटी बात नहीं है। 50 दिन से आप मुसलसल इज्तिमा कर रहे हैं और जो है वो एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल स्लोगन दे रहे हैं और अपनी हुकूमत की पुश्त पर मुकम्मल खड़े हुए हैं। तो ये अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि अगर आप सारी दुनिया मिलकर ईरान के मसलन जो ईरान का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करके हमारे मुल्क में भी आ जाए तो हम आपको गलियों में भी घसीट के मारेंगे। तो ये खुद एक पैगाम जा चुका है पूरी दुनिया के लिए। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे और कीमती तज्जिया दे रहे थे ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग पर। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ और सेगमेंट्स भी हमारे होते हैं इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर, उसको भी शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, लाइफस्टाइल और हेल्थ सेगमेंट में आज जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे एक बहुत इसेंशियल विटामिन मिनरल में एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा ज़रूरी मिनरल है जिसके बगैर हमारा जिस्म दुरुस्त तरीके से काम ही नहीं कर सकता। और ये हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारे टिश्यूज़ हो गए और हमारे हार्ट हेल्थ हो गई या हमारी हड्डियां हैं, इन सब के लिए ओवरऑल जो है ना इसका किरदार बहुत अहम है। जैसे कि हमने अपने मॉर्निंग शो में कई दफ़ा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की बात की। तो इसीलिए जो असाबी से बाज़ माहिरीन कहते हैं कि निज़ाम का मुहाफ़िज़ है। तो जब जिस्म में मैग्नीशियम की कमी होती है तो इसकी जो इब्तिदाई अलामात होती हैं वो फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके असरार शुरू होते हैं। जैसे जिस्म एकदम थकन महसूस करेंगे, बेचैनी, नींद की कमी, पट्टों में खिंचाव और दिल की धड़कन में बेतरतीबी, कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हड्डियों की कमज़ोरी भी इसमें आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादातर इसमें होता है। तो माहिरीन के मुताबिक जो है रोज़ाना तकरीबन 350 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम की हमें ज़रूरत होती है। और जो प्रेग्नेंट होती हैं उन ख़वातीन में थोड़ी सी और ज़्यादा मकदार बढ़ाई जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी रोज़मर्रा की जो खुराक होती है ना, इस मिनरल की कमी इसमें आम होती जाती है। बिल्कुल, ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि फ़ास्ट फूड और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा के बाइस खुशकिस्मती से मैग्नीशियम का हुसूल मुश्किल नहीं है। और सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं जैसे पालक हो गई, फलों के अंदर केला हो गया, मुख्तलिफ अनाज हो गए और गिरीदार मेवे जो होते हैं जैसे बादाम, काजू और डार्क चॉकलेट जैसे ग़िज़ाएँ इसका बेहतरीन ज़रिया होते हैं। इन चीज़ों को रोज़मर्रा खुराक का अगर हिस्सा बना लिया जाए ना तो हम न सिर्फ मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं बल्कि अपनी मजमूई सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखना है आपने कि मैग्नीशियम की कमी एक खामोश मसला है जो वक्त के साथ बड़ी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए बड़ी बैलेंस डाइट रखें, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी रखें और बर वक्त तवज्जो ही इसी का जो है वो असल हुसूल हो सकता है कि अगर ये आप करें तमाम चीज़ें तो आपको मैग्नीशियम मिल सकता है और एक अच्छी ज़िंदगी आपको मिल सकती है। बिल्कुल, ये तो थी हमारी हेल्थ स्टोरी और चलते हैं अब मेरे ख्याल में लास्ट सेगमेंट है हमारा। बिल्कुल, और इस सेगमेंट के अंदर आपको पता है कि मैं आपको कहीं ना कहीं लेकर जाता हूँ। तो आज आप लोगों को मैं लेकर जा रहा हूँ सेवन शरीफ। ये वो सरजमीन है जो सदियों पर मुहित तारीख, तहजीब और रूहानियत का एक ऐसा मिक्सचर है, एक हसीन इम्तजाज है जो इसे सिंध के कदीम तरीन शहरों में नुमाया मकाम देता है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया बड़ी मेहनत से, इस पर एक नज़र डालते हैं। लेट्स वॉच।
सहवन शरीफ की सरजमीन सदियों पर मुहित तारीख, तहजीब और रूहानियत का ऐसा हसीन इम्तिजाज है जो इसे सिंध के कदीम तरीन शहरों में नुमाया मुकाम देता है। दरियाए सिंध के किनारे आबाद ये शहर माजी की उन गहरी तहों से जुड़ा हुआ है जहाँ मुख्तलिफ तहजीबें, मज़ाहिब और अदवार अपनी नकूश छोड़ते गए। तारीखी हवालों में 327 कबल मसीह में सिकंदर आजम के हमले के दौरान पटाला नामी मुकाम का जिक्र मिलता है। ताहम माहिरीन के दरमियान इस बात पर इख्तिलाफ पाया जाता है कि आया ये मुकाम मौजूदा सहवन था या सिंध डेल्टा का कोई और इलाका। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में इस खित्ते को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, जिनमें सेविस्तान या सैस्तान जैसे नाम भी शामिल है। ताहम इनकी तशरीह के हवाले से भी मौरखीन में इख्तिलाफ मौजूद। सहवन की कदामत का अंदाजा यहाँ मौजूद आसार कदीमा से भी होता है। मंछर झील के अतराफ कदीम बस्तियों के आसार, बुद्ध मत के स्तूपा, जरतश्त मजहब के दख्मे और कदीम गारें इस खित्ते की तहजीबी वसअत को जाहिर करती हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये इलाका वादी सिंध की कदीम तहजीबों खुसूसन आमरी और मोहनजोदड़ो कल्चर से भी किसी न किसी तौर पर जुड़ा हुआ है। ताहम सहवन शरीफ की असल पहचान इस वक्त बनी जब यहाँ हजरत लाल शहबाज कलंदर ने सकूनत इख्तियार की। उनकी आमद के बाद ये शहर महज एक तारीखी मुकाम नहीं रहा बल्कि रूहानियत का मरकज बन गया, जहाँ से मोहब्बत, रवादारी और इंसान दोस्ती का पैगाम फैलने लगा। उनके मज़ार पर आज भी रोजाना हजारों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं और लंगर की रिवायत इस शहर की शनाख्त बन चुकी है। सहवन शरीफ में कदीम किले के आसार, यक थम्बी, चार थम्बी और दीगर तारीखी मुकामात इसकी कदामत की गवाही दे, जबकि ये शहर कई दीगर सूफिया का मस्कन भी रहा है। वक्त के साथ इसकी इंतजामी हैसियत भी तब्दील होती रही। ये कभी जिला कराची का हिस्सा रहा, फिर दादू की तहसील बना और अब जामशोरो जिले की एक अहम तहसील है। आज का सहवन शरीफ माजी की अजमत के साथ साथ हाल की तरक्की की भी अक्कासी करता है, जहाँ तालीदारे, अस्पताल, ज़रूरी सरगर्मियाँ और तिजारती मराकज़ मौजूद हैं। यूं ये शहर एक ऐसी जिंदा तारीख है जहाँ कदीम तहजीब, रूहानियत और जदीद जिंदगी एक साथ सांस लेती दिखाई देती है और यही इसे सिंध की पहचान बनाता है।